मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये चैप्टर पूरा कर रहे हो साथ साथ? हाँ, धीरज के यस से मुझे याद आ गया कुछ। बच्चों मैंने ये सोचा है कि मॉडर्न के तो ना मैं क्वेश्चंस, मतलब आपके आने वाले भी जो भी टेस्ट होंगे, चाहे रिवीजन है चाहे कुछ भी है, उसमें रैंडमली भी थोड़े बहुत डालते रहूंगा, मतलब विदाउट आपको अलग से मेंशन किए हुए, कि इसमें तो हम पक्का ही टच में रहे, है ना? हाँ बच्चों, मैंने कौन सा ई पार्ट का था, एफ का था बच्चों? ई है नहीं क्या, या मुझे दिख नहीं रहा? हाँ हाँ जी बच्चों। ई में बताओ बच्चों। बच्चों मतलब कहीं पर भी कुछ भी डाउट है ना, मतलब कोई भी स्टेप में भी प्लीज आस्क मी ना, ये इसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एट्थ क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन joins a bare helium nucleus to form a helium plus ion. Assume that electron had no kinetic energy when it combined with the nucleus. Then the wavelength of photon emitted in this process would be. तो हुआ क्या बच्चों, देखो, जो इनिशियल एनर्जी है वो तो जीरो है। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? -13.6 × 4। राइट, तो इसका मतलब इसने इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज किया, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। उसको hc/λ पुट कर दो। इनफैक्ट यहाँ पे सीधा वो 12400 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बच्चों एग्जैक्ट आता है? ठीक है। 11th क्वेश्चन।
लैम्डा 1 is C2B, लैम्डा 2 is B2A. देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, C2B, तो डेल्टा E जो है C से B जाने का, वो हो गया HC बाय लैम्डा 1। डेल्टा E B से A जाने का हो गया HC बाय लैम्डा 2। और डेल्टा E C से A जाने का हो गया HC बाय लैम्डा 3। अब C से A का क्या मतलब है? C से B और B से A की एनर्जी, तो एक इसके इक्वल हो गया HC बाय लैम्डा 1 प्लस HC बाय लैम्डा 2। राइट? टेंथ क्वेश्चन, quantum number n corresponding to excited state of helium plus ion, if on transition to ground state that ion emits 2 photons in succession with wavelengths 108.5 and 30.4। तो आपको कहा है कि वो किसी स्टेट n में है, फाइनली वो n से 1 पे आ गया, तो इसमें उसने 2 फोटॉन्स एमिट किए। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, 1/r is equal to z² इंटू 1 बाय, ये कोई इंटरमीडिएट है, NL² माइनस 1/n²। मतलब मैं ऐसे मान रहा हूं कि वो n से किसी NL पे गया और फाइनली 1 पे गया। ये यहाँ r नहीं, यहाँ पे मतलब 108.5 आ गया इन प्रॉपर यूनिट्स, और यहाँ r आ गया। और फिर अगला 1/30.4 इज इक्वल टू 4r। अब कहाँ जा रहे हैं? NL से 1, 1 माइनस 1/NL²। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो NL हमें पता नहीं था और वो कट जाएगा, तो सीधा आपकी एक में इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर हम चाहते तो हम NL भी निकाल सकते थे। 15th क्वेश्चन आपको बेसिकली बता दिया, ट्रांजिशंस बता दी उसकी, राइट? वो मतलब कोई C से X तक ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है? तो आपको पूछा है कि एब्जॉर्प्शन में कितनी होंगी। बच्चों, एब्जॉर्प्शन ही तो हमने कल पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन में कौन सी होती हैं? जो n इक्वल टू 1 से ओरिजिनेट करती हैं, करेक्ट? तो वो वाली कौन सी है यहाँ पे? 1 2 3। तो बस वो वाली होंगी, 4 5 6 नहीं हो सकती, राइट? वैसे बच्चों हमें मतलब एमिशन वाला पढ़ना है आज, बट जो मैंने आपको कल बताया था कि एमिट करते हुए और एब्जॉर्ब करते हुए फर्क यही है कि एब्जॉर्ब वाले में 1 से शुरू होता है हमेशा, राइट? सर ये वाले क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछना चाहते हैं ना कि मिसिंग कौन सी है, ये मतलब इसका मीनिंग है ना ये। हाँ हाँ, मिसिंग मिसिंग। वाली, यस। ओके सर।
हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों। थर्टीन क्वेश्चन, the largest wavelength in the ultraviolet region of hydrogen spectrum is this much. The smallest wavelength in the infrared region. ठीक है, देखो अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या है बच्चों कि 400 से जस्ट कम वाली कौन सी है वेवलेंथ, ठीक है। और आपको पूछा क्या है कि 700 से जस्ट ज्यादा वाली कौन सी होगी, ठीक है। 400 से जस्ट कम वाली बता दी, 700 से जस्ट ज्यादा वाली पूछी है, ठीक है। तो बच्चों एक तो इस क्वेश्चन को प्रोबेबली आप विद नॉलेज ऑफ दैट सीरीज कर सकते होगे, लाइमन वाल्मर एटसेट्रा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसको करने का, देखो मतलब एक्चुअली तो थोड़ा सा तो हिट एंड ट्रायल ही लगेगा इस पे कि अब हम इंफ्रारेड रीजन की बात कर रहे हैं, मतलब इंफ्रारेड रीजन में वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब एनर्जी कम हो रही है। अल्ट्रावायलेट रीजन में मतलब हाँ थोड़ा सा आइडिया होगा तो कुछ स्टार्टिंग मिल जाएगी, नहीं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कि मतलब हमें ये आइडिया लगाना पड़ेगा बच्चों कि ये जो 122 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है ये कौन से ट्रांजिशन से आएगी। तो ये बताओ बच्चों, अब क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट है तो मतलब वेवलेंथ कम ही है, वेवलेंथ कम मतलब ज्यादा एनर्जी, तो कोई ना कोई बड़ा ट्रांजिशन ही देखना चाहिए हमें। मतलब अगर मैं जो सबसे बड़ा मतलब अगर मैं मतलब 1 से 2 वाला लूं,3r/4, ये बच्चों इससे क्या आता है। नहीं मैंने तो प्योर तुक्का मारा था, मेरी तो माइंड में पहली ट्रांजिशन यही आई 1 से 2, मतलब कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, मैं तो सिंपल तुक्का मारा है। अच्छा केमिस्ट्री में आप थोड़ी ऐसी बात करते हो, फिजिक्स में मैं आपको बता दूंगा क्या यही है बच्चों, ये ठीक है। ओके, तो ये आ गया 1/122 नैनोमीटर। अब हमें करना है इंफ्रारेड। तो अगेन बच्चों इंफ्रारेड किस में आता है, बाल्मर में आता है या किस में आता है, पास्टन में आता है।
पास्ट जन में आता है। तो फिर हम पास्ट जन की सबसे बड़ी ट्रांजिशन सोचते हैं। तो पास्ट जन की सबसे बड़ी ट्रांजिशन क्या हो जाएगी? 3 से इंफिनिटी। राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपको मतलब अगर सीरीज का आइडिया है फिर तो बहुत ही आसान हो गया। तो ये लैम्डा डैश 9/r हो गया। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे निकल आएगा। ठीक है जी। बच्चों एक ये 14th क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Photon of 10.2 electron volt energy collides with a hydrogen atom in ground state inelastically. इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो एब्जॉर्ब हो गया हाइड्रोजन एटम में, राइट? आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकेंड्स one more photon of energy 15 electron volt collides with same hydrogen atom. Then what can be detected by a suitable detector? बच्चों इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एग्जैक्टली कल वो पॉइंट्स लिखवाए थे। अगर वो पॉइंट्स थे, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ो तो ये क्वेश्चन कोई चांस नहीं था कि गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पहला फोटोन था वो क्या करेगा? 10.2 उसकी एनर्जी है, एग्जैक्ट ट्रांजिशन वाली एनर्जी है। तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 2 में चला जाएगा। बट हमने ये भी लिखा था कल कि होता क्या है, वो 2 पे रुकेगा थोड़ी, वो 2 से डी एक्साइट होके फिर 1 पे आ जाएगा। तो अभी दूसरे फोटोन को तो हमने भेजा ही नहीं बच्चों, ठीक है? तो पहले फोटोन, अगर सिर्फ पहला फोटोन भेजा हुआ है तो आप क्या डिटेक्ट करोगे? आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन डिटेक्ट करोगे, राइट? बट एक बात आप ये समझ रहे होगे कि ये वो फोटोन नहीं है जो आपने भेजा था, ये वो फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन ने एमिट किया। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? पहले फोटोन का काम क्लियर हो गया गर्ल्स? भव्य, सिया, ठीक है। ओके, यशलीन, सुरभि, ठीक है जी। अब बच्चों हम भेजते हैं दूसरा फोटोन। दूसरे फोटोन की एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियरली ये जो एनर्जी है ये इतनी है कि जो उसको बाहर ही निकाल देगी इलेक्ट्रॉन को। तो दूसरा फोटोन क्या करेगा जब इलेक्ट्रॉन दूसरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और जो हमने लिखा था कल 13.6 तो उसको बाहर निकलने में लग गई, और जो एक्सेस है 1.4 वो उसके पास बची इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने दूसरा फोटोन भेजा उसका क्या काम हुआ? उससे हमें क्या ऑब्जर्व होगा? एक इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1.4, राइट? तो मतलब क्या आंसर हो गया? हमें क्या दिखेगा? ए पार्ट।
क्लियर हो गया बच्चों? मतलब मैंने बिल्कुल इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारा कुछ लिखवाया था कल। एंड आप सोच ही सकते हो ये क्वेश्चन मतलब आईआईटी में आया होगा, राइट? वो बिल्कुल वो चेक करते हैं आपको एग्जैक्टली हर चीज पता है कि नहीं पता। आगे। हाँ स्पर्श। सर हाँ जी। सर जैसे उस क्वेश्चन में हमने मतलब ये चीज मानी है कि ना कि वो पहले डीएक्साइट हो रहा है और जो 15 वाला है वो बाद में जा रहा है। नहीं नहीं, सिर्फ एक एटम थोड़ी है क्वेश्चन में। कैसे? हाँ पहले डी एक्साइट हो रहा है फिर जा रहा है, हाँ तो लिखा है ना आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। हाँ नहीं ये जैसे माइक्रो सेकंड फिर हमें ये कैसे कंफर्म हुआ कि पहले ही डीएक्साइटेशन हो रही है? क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो जाती है। माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम? हाँ। ओके हाँ जी। 21st क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन एटम है, हमें कहा है कि उसने एक फोटोन एमिट किया ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इसकी रिकॉइल स्पीड बतानी है। तो बच्चों क्या करना है हमें? मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली मोमेंटम जीरो है, एट रेस्ट है, तो बाद में भी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो टुवर्ड्स राइट फोटोन का मोमेंटम कितना हो गया? एच बाय लैम्डा। हाइड्रोजन एटम का कितना हो गया? mv। तो इससे रिकॉइल स्पीड आ जाएगी। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कैसे किया? तो यहाँ पे 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया हुआ है ना एटम, इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो यहां से बच्चों 12.5 से कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है? क्या बच्चों 12.5 के करस्पॉन्डिंग कोई एग्जैक्ट ट्रांजिशन बनती है? मतलब 1 से 3 का एनर्जी गैप क्या था बच्चों जो हमने कल लिखा था? 12.1 था। ओके, तो मुझे ये बताओ, क्या इस केस में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो 3 पे एक्साइट होगा? जो हमने कल बात की थी उसको समझते हुए मुझे बताओ कि क्या हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा?
तो बच्चों एक बात समझो, हमने कल क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो एनर्जी, सिचुएशन ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम का है, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, ये बात तो पक्की है कि ऑब्वियसली ये जो ट्रांजिशन है वो एग्जैक्ट तो नहीं है 12.5 वाली। ठीक है, हमने पिछली क्लास में ये लिखा था क्लियरली, ध्यान से पढ़ो हमने क्या लिखा था। एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली दोज एनर्जीज जिससे कि उसकी कोई प्रॉपर ट्रांजिशन हो रही हो, राइट। तो अब इस केस में क्या पॉसिबल है, इस केस में एक 12.5 वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो विच मीन्स कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी बच्चों। पॉसिबिलिटीज ये बन जाएंगी, सी उसको एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड एनर्जीज करनी है, तो ठीक है, तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 10.2 एब्जॉर्ब कर ले। अगर ये 10.2 एब्जॉर्ब करेगा तो यहां पे इसके पास 2.3 रह जाएगी, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कोई अगली बताना मुझे बच्चों एनर्जी। ये तो 1 से 2 हो गई, 1 से 3, 12.1। इस केस में इस इलेक्ट्रॉन के पास 0.4 रह गई। तीसरी अगली बच्चों 1 से 4 वाली कितनी होती है, वो ज्यादा हो जाती है, वो तो ज्यादा हो गई, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो हो ही सकती हैं बच्चों। पता है जो डिटेक्टर वाला क्वेश्चन था वो फिर हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट केस होएगा, यहां पे डिटेक्टर को क्या दिखेगा बताओ। उसको एक फोटोन दिखेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो डी एक्साइट होके आएगा, और एक 2.3 का इलेक्ट्रॉन दिखेगा, राइट। दूसरे केस में उसको क्या दिखेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा पक्का 0.4 का, और 12.1 के करस्पॉन्डिंग जो डी एक्साइटेशन है वो तो अब मल्टीपल हो सकती है ना, उनके करस्पॉन्डिंग सारी दिखेंगी, राइट। बच्चों एक बार ध्यान से सोच लो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, एक बार ध्यान से सोच लो क्या कहीं पर भी पिछली क्लास के हिसाब से कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट। सर हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था कि बेसिकली सर मैंने जब पिछली क्लास में ना सर मैंने ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा था कि अगर 12.3 अगर मैं देता हूँ एनर्जी तो मैंने पूछा था कि क्या वो ऊपर जाएगा, तो सबने बोला था आप नहीं जाएगा वो तब। कोई नहीं, 2 मिनट सोचो दोबारा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेक 2 मिनट्स टू थिंक कि जो कल किया था और जो आज है क्या कहीं पर भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में तो एनर्जी जैसे कोलिजन होता है उसमें ट्रांसफर होती है,
हाँ बच्चों सर बताओ। हाँ जी। सर आपने कहा कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं सर, लेकिन जब वो ऐसे पास पास आ रहे हैं तो उनमें रिपल्शन फोर्सेस बढ़ नहीं रही? तो मतलब जब वो बिल्कुल पास आ जाएंगे तो इनफाइनाइट फोर्सेस नहीं हो जाएंगी, तो वो तो कभी टकराएंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि टकरा के ही कोलिजन होता है, ये एक दूसरे टाइप का कोलिजन होता है। मतलब इसमें वो पास आएंगे, वो पास आके ही विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब कोलिजन जरूरी नहीं होता कि मतलब टच करके ही करना है। ओके सर। हाँ जी। हाँ 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 बच्चों बताओ। सर जैसे हमने यहाँ पे डिटेक्टर रखा तो जब ये कोलाइड कर रहे होंगे तब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी 2.3 कैसे दिखेगी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ जाएगी उनकी? नहीं नहीं, हम तो बाद में कह रहे हैं, मतलब जब बाहर निकल रहा है तब क्या दिखेगा हमें, अंदर नहीं हमें कुछ दिखता। हाँ बच्चों बताओ, कल वाली क्लास से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या ठीक है? बोलो बवन। सर सर जब एक बार इलेक्ट्रॉन जैसे n=2 पे चले गया तो वो और एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है फिर? नहीं, ये मैंने बताया था कल कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, नहीं मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन बीम है तो मतलब लगातार आ ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ तो भी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत ही कम चांस होता है। ओके। तो बच्चों मैंने कल ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब उतनी एनर्जी करता है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन उतनी ही एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 12.5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन लिखा होता, फिर क्या आंसर बनता? फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू को क्लियर भी हो गई है। आप फोटोन से पार्शियल एनर्जी नहीं ले सकते। अगर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, वो तो पूरे के पूरी एनर्जी देगा। तो इलेक्ट्रॉन को पता है कि वो 12.5 एनर्जी तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, तो इसलिए वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट? बट 12.5 वाले इलेक्ट्रॉन से हम पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं, राइट? तो उससे ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ये सेम पॉसिबिलिटीज फोटोन से नहीं बन सकती। फोटोन तो क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, मतलब वो तो कुछ फिजिकली थोड़ी है कुछ। फोटोन से हम पार्शियल एनर्जी नहीं ले सकते, फोटोन से मिलेगी तो पूरी एनर्जी मिलेगी। अगर हम फोटोन से पार्शियल एनर्जी ले लेंगे, वो तो फिर क्वांटाइजेशन ही हमने खराब कर दी ना। फोटोन की एनर्जी तो क्वांटाइज्ड होती है। हाँ जी, अब बताओ अगर कुछ भी कंफ्यूजन है। राइट, क्लियर है ना बिल्कुल? तो बच्चों ये 24th क्वेश्चन और जो पहले डिटेक्टर वाला किया था, है ना, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस में ही आप उल्टा करके ट्राई करो, ठीक है? कि उसमें फोटोन था, वहां फोटोन की जगह इलेक्ट्रॉन कर दो, यहां इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन कर दो, बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट? तो इस केस में तो वो 3 तक जाएगा, तो बस हमारे को 3 से 1 के करस्पॉन्डिंग जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं
वो 3 वेवलेंथ्स दिखेंगी, राइट? तो बच्चों ये बात एक नोट्स में लिख लो। धीरज तैयार रहो। पार्शियल एनर्जी can be taken from electron, not photon. हाँ स्पर्श, बताओ क्या डाउट है? सर जैसे जब हमने वो स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे हम क्लासिकल फिजिक्स नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन सर जब हमने एक्सप्रेशंस लिखे थे v के r के, उसमें हमने फोर्स को जैसे एम वी स्क्वायर बाय आर रिप्लेस कर दिया, तो वो क्यों, मतलब वहां पे हम क्यों क्लासिकल ये फिजिक्स मतलब लगा वही रहे है, हैं? ये मतलब वही बात है। मतलब हम अभी ये बता नहीं सकते। ये बहुत मतलब जो आपने पूछा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जहां तो मन करता है हम लगा देते हैं, जहां मन करता है हम नहीं लगाते। हाँ जी। इनफैक्ट हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की डेरिवेशंस की हैं वी आर वाली, यहाँ तो हमने बिल्कुल ही मिक्स मैच किया है। जब हम फोर्स वगैरह लगा रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स है। जब हम लिखते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, वो क्वांटम फिजिक्स है, यस सर। राइट? बट इसका आंसर नहीं आप अभी मतलब मिल सकता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये समझ पाना कि कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते, दैट गोज टोटली बियॉन्ड योर स्कोप। एक्सक्यूज मी सर। मतलब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इसमें भी होती है, ऑप्टिक्स में भी होती है कि कहाँ रे ऑप्टिक्स लगा सकते हो, कहाँ वेव ऑप्टिक्स लगा सकते हो। तो बट मतलब उसमें जा नहीं सकता। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मैं जहाँ जहाँ ऊपर फॉर्मूलाज में सी लिखा था, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट था, वो मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ कांस्टेंट, वेव? कांस्टेंट। ओके, मतलब मीडियम चेंज होने से उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक कांस्टेंट है। हाँ थैंक यू। हाँ धीरज, बस अनम्यूट किया ही है तो अनम्यूट ही रखो। सर कल पक्का कर दूंगा, अभी कुछ ना मतलब इतना सॉलिड प्लान सा नहीं, स्ट्रक्चर सा नहीं है। कल मैं कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके रखूंगा। चलो ठीक है। ओके, तो बच्चों अब जैसे आ, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, वैसे ही हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं कि अब बच्चों हम बाहर से कोई लाइट नहीं इंसिडेंट कर रहे। अब तो हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि एक डार्क रूम के अंदर हमने एक हाइड्रोजन का सैंपल लिया, ठीक है, और हमने इसको ऐसे कोई हीटर से हीट कर दिया, ठीक है, और बस यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया।
राइट? तो अब होगा क्या, हीटर से हाइड्रोजन एटम्स एक्साइट होंगे और फिर जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो फोटॉन्स रिलीज करेंगे, राइट? तो हमारे को अब स्क्रीन पे क्या दिखेगा, we will see wavelengths corresponding to all possible transitions, right? From n to 1. अब वो किस n तक जाएगा वो तो इस पे डिपेंड करेगा कि हीटर ने कितनी एनर्जी दी है, राइट? आप बच्चों एक बात ये भी समझ रहे हो, हम ये नहीं चाहेंगे कि हीटर जो है वो 13.6 से ज्यादा ही दे दे, फिर क्या होगा? फिर तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के साथ ही बाहर निकल जाएगा ना, फिर तो वो डी एक्साइट होने का स्कोप ही नहीं बचा। तो हम कुछ इतनी एनर्जी देंगे कि वो मतलब कुछ हायर शेल्स पे पहुंच जाए, 4, 5 एक्सेट्रा जहां पर भी। तो बस वो वहां से जब डी एक्साइट हो रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सारी ट्रांजिशंस मिल जाएंगी, है ना? तो अब बच्चों ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है इसकी जो वेरियस लाइंस हैं, उनको हमने कुछ पर्टिकुलर नाम दिए हुए हैं, राइट? जो ट्रांजिशंस 1 तक पहुंचती हैं राइट, इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ऐसे जो ट्रांजिशंस 2 पे एंड करती हैं वो हो गई बाल्मर सीरीज। जो ट्रांजिशंस 3 पे एंड करती हैं वो हो गई पास्चन। ऐसे ही ऑब्वियसली गलत बना दी क्या मैंने? अच्छा 3 वाली गलत। ये क्या होता है ब्रैकेट? फिजिक्स में जनरली आपको मतलब पास्चन के बियॉन्ड तो कभी भी नहीं जाना पड़ता।
क्या होता है? डबल टी होता है। ओके सर हाँ जी। सर इसमें इनमें ये होता है कि मतलब क्या ये फाइनली 1 पे चली जाती है या फिर ऐसे होता है जैसे बाल्मर है, क्या वो 2 पे ही रह जाती है या फिर आगे जाती है? नहीं नहीं बिकॉज नहीं सर नहीं आपने नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते हम तो ये कहते हैं कि जितने ट्रांजिशंस हुए, हम ये नहीं कहेंगे कि बाल्मर फाइनली 1 पे चली जाती है। हम ये कहते हैं कि जितने ट्रांजिशंस हुए उनमें से वो वाला पार्ट जो 2 पे खत्म हो रहा है उसको बाल्मर बोल दिया। अच्छा ओके सर। तो बच्चों आपको हर सीरीज की मतलब एक्सट्रीम लाइंस निकालनी आनी चाहिए, है ना? मतलब फॉर एवरी सीरीज आपको मतलब इस तरह से पता चलना चाहिए कि मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी लाइन होगी, या मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी लाइन होगी। राइट? आपने कोई वैल्यूज नहीं याद रखनी, मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि अगर पूछा है तो क्या करना है। कि भाई अगर आपको ये पूछा है कि बाल्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब बाल्मर में सबसे कम एनर्जी वाली, तो सबसे कम एनर्जी वाली कौन सी होएगी? बाल्मर की 3 से 2, है ना? अगर पूछा जाए कि बाल्मर की मिनिमम वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाली, वो कौन सी होएगी? इन्फिनिटी से 2। बस इस तरह से आपको पता होना चाहिए, समझ लो, कि जो उसकी एक्सट्रीम लाइंस बनती हैं। तो मतलब ऑब्वियसली ये वाला जो केस है, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम एनर्जी। जो ये वाला केस है, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू मैक्स एनर्जी। तो मैक्स वाले में मतलब इंफिनिटी से होगा ट्रांजिशन। राइट बच्चों, एक बात यूजफुल और है याद रखने वाली, कि जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल में लाई करती है। ठीक है? तो बच्चों इससे हमें उस क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है जो हमने किया था ना। अगर बाल्मर सीरीज विजिबल में है, तो बच्चों आप ये तो देख ही सकते हो कि लाइमन सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ है ना? जब 1 पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप आता है। बाल्मर में उससे कम हो गया, पास्टन में उससे कम हो गया। तो बाल्मर में विजिबल आ रहा है। अब अगर हम बात करें, सिर्फ इसी से हम बता सकते हैं अगर बाल्मर में विजिबल है। अब अगर हम बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन की, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब छोटी वेवलेंथ, विजिबल से छोटी वेवलेंथ। विजिबल से छोटी मतलब उससे ज्यादा एनर्जी। तो उससे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे आएगी? लाइमन में आएगी। राइट? ऐसे ही जो अगर हम कहते हैं इंफ्रारेड, तो मतलब कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी किस में आएगी? पास्चन में आएगी। तो मतलब आप इससे ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि जो लाइमन है वो
अल्ट्रावायलेट में आएगी और फास्ट जो है वो इंफ्रारेड में आएगी। ठीक है, वंस अगेन बच्चों आपको यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद रखनी, ठीक है। हाँ, बाल्मर की सारी नहीं विजिबल होती ऑब्वियसली, मतलब जो विजिबल होती हैं वो बाल्मर में आती हैं। यस, ये बिल्कुल हो सकता है कि बच्चों उसके आगे वाली भी उसमें आती हो इंफ्रारेड में, बिल्कुल पॉसिबल है कि ब्रैकेट वाली जो है वो भी इंफ्रारेड में आती हो, ठीक है। तो एनीवेज वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका एक्चुअली क्या होता है, कोई इंफ्रारेड कोई डिफाइंड रीजन नहीं है, इंफ्रारेड इज अ ब्रॉड कैटेगरी। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट इज आल्सो अ ब्रॉड कैटेगरी। तो आपको कोई ऐसे एग्जैक्ट नहीं याद रखना कि कौन सी किस में आएगी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके एक सेकंड बस। ओके तो बच्चों अभी तक हमने जितनी डेरिवेशन की, हमने इस सारी में ये माना था ना कि न्यूक्लियस एट रेस्ट है। राइट, तो अगर अब बच्चों मान लो न्यूक्लियस का भी कुछ मास हो, तो उस कारण से बच्चों क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंज होना चाहिए? एक बार सोचो, ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपने?
हाँ लक्षिका बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शोभित, किस तरह से क्या चेंज आएगा? हाँ शोभित ठीक कह रहे हो। और बच्चों, एनीवन एल्स? तो बच्चों इस केस में जो सिचुएशन होगी दैट विल बी equivalent to a two-star system. याद करो, टू स्टार सिस्टम पढ़ा हुआ है हमने, है ना? वन स्टार सिस्टम क्या होता है? बॉडी रेस्ट और बाकी उसके अबाउट घूम रही है, मतलब सैटेलाइट उसके अबाउट घूम रही है। टू स्टार सिस्टम क्या होता है? जहां पे दोनों बॉडीज एक दूसरे के अबाउट घूमती हैं। बच्चों ये पार्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी तक आईआईटी में कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं इस पे बेस्ड, और है बिल्कुल सिलेबस में। मतलब ग्रेविटेशन वाले टू स्टार पे बेस्ड आया हुआ है, इस पे बेस्ड नहीं आया हुआ। एक यहाँ पे हम क्लियरली लिख लेते हैं, कैपिटल एम इज मास ऑफ न्यूक्लियस एंड स्मॉल एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बच्चों ये सोच सकते हो कि मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियस का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से तो बहुत ज्यादा होता है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के पास ही होता है। तो एक्चुअली मतलब इस क्वेश्चन की ना ज्यादा सेंस तब बनती है जब आप ये कहते हो कि जो न्यूक्लियस है उसका मास मतलब बहुत कम है, कंपेरेबल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ प्राची जो आप कह रहे हो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? बॉडीज रोटेट अबाउट CM। ठीक है,
तो अब क्या डेरिवेशन बन जाएगी बच्चों? मैं आपको एक बार फिर से डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, फॉर द सिंपल रीजन कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये केस। बट इसके जो रिजल्ट्स बनेंगे बच्चों वो बहुत सिंपल है, वो याद रखने बहुत आसान है। तो एक तो बन जाएगा, आपको पता है कि कैपिटल M R1 इज इक्वल टू स्मॉल m R2 बच्चों, है ना, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड R1 प्लस R2 जो है वो कुछ R हो गया, जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से R1 क्या हो गया, स्मॉल m R ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। R2 क्या हो गया, कैपिटल M R राइट। ठीक है तो बिल्कुल परफेक्ट केस बनता है आईटी के लिए ना, कि चेक करे कि आपको पूरी डेरिवेशन आती है कि नहीं। दूसरी बच्चों कंडीशन क्या बनेगी फोर्स से? इनफैक्ट मुझे बताना ही नहीं चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया। आप बच्चों फोर्स की कंडीशन लगाओ, एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन लगाओ, और उससे मुझे टेल मी एक्सप्रेशंस फॉर आर वी एम वी कैपिटल एम एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, टेक 5 मिनट्स करके दिखाओगे। टाइम पीरियड भी आप कोर्स निकाल सकते हो, इट इज जस्ट कि मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी यहाँ पे।
चार्जेस जैसे हम स्टैंडर्ड लेते हैं ई एंड जेड ई, उस तरीके से। लिखा हुआ है क्या क्या निकालना है। तो बच्चों ये कंडीशंस बन जाएंगी हमारी।
नहीं, इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, टोटल होगा। हम सारा कुछ सिस्टम के लिए लिखते हैं। तो देखो बच्चों, आपका आर का ये एक्सप्रेशन बन गया। है ना? मतलब सिंपल बात ये याद रखनी है कि जो एक्सप्रेशन पहले था वही है, सिर्फ क्या फर्क पड़ा, ये वहां सिर्फ m था, अब m की जगह ये टर्म पुट हो जाएगी, कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओवर m प्लस m। राइट बच्चों? इसको मतलब वैसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं म्यू को, बट हमें कोई मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, जो टोटल एनर्जी है वो आपका पहले वाला ही एक्सप्रेशन है। वो बन जाएगा, बस m की जगह म्यू आ गया। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि m को म्यू से रिप्लेस कर देना। राइट? सर इसमें वो चीज ट्रू नहीं कि इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट वेव में रिवॉल्व करना। यहाँ पे मतलब हाँ, वो लगाना मुश्किल है वेव पिक्चर, तो यहाँ पे हमने इसलिए दूसरा ही लगा दिया जो नॉर्मल है। राइट? तो यस, दिस थिंग इज कंफ्यूजिंग अगेन, जो हम बात कर रहे थे कि कहाँ पे क्या लगना है, बट आपको ऐसा कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये? हाँ, टोटल एनर्जी में बच्चों जेड स्क्वायर भी आएगा। यस, बच्चों आ गया समझिए पूरा? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस केस। ओके, तो बच्चों वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज मतलब बहुत थोड़ा सा पार्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स।
ठीक है, तो आप बेसिकली इस चैप्टर में देख रहे हो आप हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। हम पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, सरफेस पे थे हम, लेकिन शेल के बाहर। फिर एटॉमिक में हम शेल्स पे पहुंच गए। अब हम और अंदर चले गए, अब हम न्यूक्लियस तक पहुंच गए, राइट। तो वी नो व्हाट इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज लिखें, वो क्या है? So we know कि it is made up of protons and neutrons, right? तो बच्चों प्रोटॉन क्या होता है? We know कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन is प्लस E, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट। एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी, मतलब ये वैल्यू याद नहीं रखनी बच्चों, वैसे मैं बता रहा हूँ कि दिस इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, ऑफ कोर्स इट इज जीरो, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन is 1837 times mass of electron। ठीक है, तो बच्चों एक बात जो पहली हमें समझनी है, मतलब आई डोंट नो केमिस्ट्री में इस तरीके से बताया गया है कि नहीं, कि हम नॉर्मली ये बोल देते हैं कि हाँ भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली सेम है, राइट। बट वी ऑल्सो नीड टू नो कि एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस में एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन के मास का फर्क होता है, राइट। तो बच्चों जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है? उसको हम Z से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। बच्चों जिसको हम कहते हैं मास नंबर, डिनोटेड बाय A, ये क्या होता है? तो इसमें ध्यान रखना है बच्चों, हम ना मतलब कॉमनली ऐसे बोल देते हैं कि दिस इज मास। लेट्स रिमेंबर दिस इज नॉट मास, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। या फिर हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
right? Then बच्चों, what are isotopes? जिनका A सेम होता है, उल्टा, सेम Z, different A. What are isobars? Same A, different Z. What are isotones? बच्चों बिल्कुल आपके केमिस्ट्री की रिवीजन हो गई है ना फर्स्ट चैप्टर की? सेम न्यूट्रॉन्स, A minus Z. Then बच्चों, what is size of nucleus? न्यूक्लियस का साइज है बच्चों, इट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R नॉट A रेज टू पावर 1/3. तो A वही है मास नंबर, तो R नॉट क्या हो गया, एक तरह से रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हो गया. जो कि क्या बन गया, 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -15 मीटर. ठीक है बच्चों. यहां से बच्चों हमें एक बात ये पता चलती है, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी लिखूं तो डेंसिटी वी नो की इज मास अपॉन वॉल्यूम. अब मैं मास को अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, क्योंकि कोई खास फर्क ही नहीं है, राइट. अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R³ R³ क्या बन गया, R0³ इंटू A. तो आप देखो कि ये A कट गया, तो अब बच्चों ये जो डेंसिटी में टर्म्स बची ये सिर्फ कांस्टेंट आ गई. इसका क्या मतलब हुआ, डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियर. ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस हो उन सबकी डेंसिटी सेम होती है.
ओके चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। ये अपना मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है जो रह गया न्यूक्लियस का, वो अगली क्लास में करेंगे। अभी इसके क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। आप प्लीज 3A कंप्लीट कर लो पूरी, ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक मिनट। दो ऑप्शंस हैं अपने पास। एक तो ये है कि मतलब जैसे कल अपना ये तो थोड़ा सा ही पार्ट है, इसके आगे सेमीकंडक्टर्स शुरू हो जाएगा। राइट, तो वो नेक्स्ट वीक खत्म करें या मैं फ्राइडे को क्लास रख के खत्म करा दूं सेमीकंडक्टर? मतलब मैं तो चाहता हूं कि फ्राइडे को करके खत्म होएगा काम, है ना, टेंशन फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। सर ठीक है, हाँ जी। सर इसका बाकी पार्ट कट गया, वो बाकी सारा फ्यूजन फ्यूजन वगैरह, थोड़ा सा पार्ट है, फिशन फ्यूजन है, वो करेंगे। मतलब और वो रेडियो बाकी एक्टिविटी वो रेडियो एक्टिविटी वो कट गया हाँ सर? हाँ, डिके रेडियो एक्टिविटी वो सब कट गया। मतलब अच्छा सर वो ठीक है, नहीं कल नहीं मैं कराना चाहता, मतलब एक दिन में नहीं इतना आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, थोड़ा सा तो टाइम चाहिए। मतलब मैं 2 लेक्चर्स लगेंगे अपने को सेमीकंडक्टर में, फर्स्ट पार्ट में उसका बेसिक समझ आएगा तभी अगला करेंगे, एक दिन में फिर मतलब ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। चलो ठीक है, फिर फ्राइडे करेंगे। हाँ जी। सर वो एक्चुअली ना जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट था वो मतलब अनिरुद्ध सर कह रहे थे कि मतलब फिजिक्स में करवाएंगे, तो मतलब वो केमिस्ट्री से भी कट गया। मैं पूछ लेता हूँ, मेरे को पता नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कुछ ऐसा पार्ट है जो मतलब केमिस्ट्री में कटवाया है, ये कह के कि फिजिक्स में होगा? जी वो कह रहे थे कि केमिकल काइनेटिक्स के एंड में कि जो रेडियो एक्टिविटी बची है वो आपको फिजिक्स में करवाएंगे, तो मैं अभी नहीं करवा रहा। चलो मैं पूछ लूंगा एग्जैक्टली क्या है, कोई बात नहीं, वो जो होगा मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। ओके बच्चों, बाय।